हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग जो संडे को टेस्ट दिए थे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का, आज उसका सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं। जो टेस्ट में भाग लिए थे और जो नहीं लिए थे उन लोगों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए और ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको SBT रिपीट भी कर सकता है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक इसको देखिए, और जो लोग टेस्ट दिए हैं वो लोग कृपया ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो टेस्ट दिए हैं तो उनका अभी नंबर भी नहीं मिला होगा, रैंक भी नहीं मिला होगा कि वो लोग कितना नंबर लाएँ। तो आज इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और अपना सारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर करें और टेस्ट का सॉल्यूशन भी देखें और अपना रैंक को भी देखें कि हम कितना नंबर लाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इन अ प्रैक्टिकल बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ RE इज अबाउट। देखिए, बायसिंग सर्किट, बायसिंग आप लोगों को ट्रांजिस्टर बायसिंग में बताया गया था कि बायसिंग सर्किट 4 तरह का होता है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर, बेस रजिस्टर, कलेक्टर फीडबैक, इमीटर बायस। तो आप लोग को वो बायसिंग का नाम नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि RE का जो रेंज होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले मतलब बता दूं कि जो भी आप लोग को RE का ये रेंज जो है, RE का रेंज ये होता है 500 से लेकर के, RE का रेंज 500 से लेकर के 1000 ओम के बीच में होता है। और ये एग्जैक्ट मतलब वैल्यू नहीं है, इसको मतलब हम सेट करके रखे हैं। जब ट्रांजिस्टर बायसिंग बनाना होता है तो उस समय हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं और ट्रांजिस्टर को बायसिंग करते हैं, क्योंकि आप तो ये सोचेंगे कि सर RE का तो वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो मतलब अच्छा बायसिंग देगा, ठीक है, स्टेबलाइजेशन अच्छा करेगा। लेकिन ज़्यादा RE का वैल्यू ज़्यादा करने से आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि RE का वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। तो कलेक्टर का अक्रॉस वोल्टेज कम हो गया, यानी कि आउटपुट का वोल्टेज डिक्रीज कर गया, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो हमें RE भी चाहिए, लेकिन RE बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका एक रेंज डिफाइन किया गया है, जिसका रेंज है 500 से लेकर के 1000 ओम के बीच। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 800 ओम, तो आप इसका सही आंसर 800 ओम टिक कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर 750 भी दिखे तो वो आंसर सही होगा, 900 दिखे, 1000 तक दिखे तो वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें कौन सा रिलेशन सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले रिलेशन की तो बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले देखिए इसमें बीटा दिया हुआ है, तो बीटा से हमें ये पता चल गया कि करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बीटा का मतलब करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वो भी किसका, कॉमन इमीटर का, कॉमन इमीटर का करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ये, ठीक है। तो कॉमन इमीटर में करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा से डिनोट करते हैं, और आप लोग कॉमन इमीटर का फिगर भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका कॉमन इमीटर का फिगर है, ये आपका बेस है, और ये कलेक्टर और ये इमीटर। यहाँ से हम लोग इनपुट देते थे और यहाँ से आउटपुट लेते थे। तो ये आपका कॉमन इमीटर का फिगर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें इनपुट हम लोग कहाँ से देंगे, बेस से, ये आपका इनपुट हो गया। आउटपुट कहाँ से लेंगे, कलेक्टर से। तो गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं IC अपॉन IB। ये हुआ आपका सही रिलेशन। तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, राइट आंसर होगा, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। और इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका कॉमन इमीटर में, और कॉमन इमीटर में इनपुट करंट किस टर्मिनल से देते हैं, तो बेस से देते हैं, आउटपुट तो कलेक्टर से, ठीक है। तो शायद इस टेस्ट में क्वेश्चन एक दिया हुआ है ऐसा कि आपको कॉमन इमीटर में पूछा गया है कि उसमें इनपुट करंट कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बेस IB, ये आउटपुट ये। लेकिन यहाँ पर हमें बीटा की रिलेशनशिप देखना है कि कौन सही है, तो बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट करेंट फॉर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। कॉमन इमीटर में आपका IB जो था क्या था, इनपुट करेंट, और IC आउटपुट करेंट। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट करेंट फॉर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में इनपुट करेंट कौन सा होगा, IB। आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन 4। इसमें क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है। तो आप लोग भी देखे थे स्टेबिलिटी फैक्टर, लेकिन सब कुछ वो कॉमन इमीटर में बताया गया था, कॉमन इमीटर के केस में कि स्टेबिलिटी फैक्टर किसका कितना होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में पूछा गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, तो इसको आप लोग याद ही रख लीजिए। कॉमन बेस में स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब 1 से 20 क्वेश्चन में लगभग 15 या 16 क्वेश्चन आपका रिपीटेड मतलब प्रीवियस ईयर है। 2, 3 या 4 क्वेश्चन है जो आपको इधर उधर से दिया गया है, लेकिन 15 से 16 क्वेश्चन आपका रिपीटेड था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, शायद 2016 में 16 या 17 में पूछा गया है कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है। तो आपका सही आंसर होगा 1। इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना फ़ायदा उठा सके। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आउटपुट एंड इनपुट आर इन फेज। कौन सा डिवाइस में, कौन सा कॉमन बेस एम्पलीफायर में कि कॉमन इमीटर में या कॉमन कलेक्टर में, किसमें आउटपुट और इनपुट दोनों सेम फेज में होता है। तो मैं आपको बता दूं कॉमन इमीटर का सिर्फ 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, लेकिन कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। इसका भी 0 डिग्री और इसका भी 0 डिग्री, यानी कि सेम फेज में होता है। और कॉमन इमीटर का 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि इसमें कॉमन बेस में भी 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है और कॉमन कलेक्टर में भी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इज शोन इन टर्म्स ऑफ। किसके टर्म्स में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है कॉमन इमीटर के केस में। तो कॉमन इमीटर में आउटपुट करंट क्या होता है, IC यानी कलेक्टर, और वोल्टेज की बात करें तो VCE। तो हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को दिखाना है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए हमें VI ग्राफ को दिखाना होगा, और VI ग्राफ में आउटपुट का वोल्टेज होगा और आउटपुट का करंट होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। इनपुट की बात करता तो IB और VB हो जाता, लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CE ट्रांजिस्टर इज शोन इन टर्म्स ऑफ IC एंड VCE। आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा ये वाला। सिर्फ IC तो होगा नहीं, सिर्फ VCE तो होगा नहीं, क्योंकि हमें जब भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करना है तो हमें करंट और वोल्टेज होना चाहिए मेरे पास। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया। और ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर IB एंड VB है, ये तो इनपुट की बात कर रहा है। हमें चाहिए क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CE ट्रांजिस्टर। तो CE ट्रांजिस्टर में आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक IC एंड VCE के बीच में शो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन कॉम्पनसेशन टेक्निक। कॉम्पनसेशन टेक्निक में कौन कौन सा आपका डिवाइस यूज किया जाता है। तो आपको बता दूं कि कॉम्पनसेशन टेक्निक में डायोड भी यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर भी और थर्मिस्टर भी। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। और चूँकि मैंने क्लास में भी बताया है कि कॉम्पनसेशन टेक्निक जो बताया था तो वो थर्मिस्टर, यूजिंग थर्मिस्टर करके बताया था कि थर्मिस्टर को उसमें यूज किए थे, और आपको कॉम्पनसेशन टेक्निक के बारे में बताया था। ये क्या होता है कि जैसे ही कॉम्पनसेशन टेक्निक आने का मतलब ये सेंसिटिव डिवाइस होता है। सेंसिटिव डिवाइस खाने का मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा सर्किट में उसको ये जल्दी सेंस कर लेता है। ठीक है, तो डायोड भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, थर्मिस्टर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर सेंसिटिव की बात करें तो मोर सेंसिटिव आपका थर्मिस्टर होता है। तो हम इसलिए थर्मिस्टर का यूज करके आपको कॉम्पनसेशन टेक्निक बताए थे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा डिवाइस यूज कर सकते हैं
कंपनसेशन टेक्निक में, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, आप लोग कितना सही किए आप लोग मिलाते रहिएगा खुद से। और जो लोग रैंक में होंगे, जैसे रैंक 1, 2, 3 जिनका आया होगा उनका नाम तो शो किया जाएगा। और जो लोग थर्ड के पार हैं, 4th 5th रैंक ये सब लाए हैं, तो उनका रिजल्ट ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो टीपीसी का ग्रुप है उसमें जो लोग जुड़े हैं तो उनका रिजल्ट उसमें भेज दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से अपना मिला सकते हैं कि हम कितना गेन किए। बाकी जो रैंक वाले हैं वो तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलें, क्योंकि आपका नाम इसी में अनाउंस होने वाला है। आप कितना रैंक लाए हैं और कितना नंबर के साथ लाए हैं ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 8 नंबर में, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेज द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करेगा, किसके कारण से। तो आपको हम बताए हुए एक साइकिल बताए थे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको क्या, टेम्परेचर बढ़ता है तो उस सर्किट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जैसे ट्रांजिस्टर में बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ता है। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो सर्किट में लीकेज करंट बढ़ेगा। ठीक है, सर्किट में लीकेज करंट बढ़ेगा। जब लीकेज करंट बढ़ेगा तो आपका टोटल आईसी बढ़ेगा। जब आईसी बढ़ेगा तो आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी और एसी लोड लाइन को इंटरसेक्ट जहाँ करता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट या साइलेंट पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट अगर आईसी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 था, यहाँ पर आईसी है और ये तो वीसी है, तो आईसी बढ़ेगा तो यहाँ ऊपर की ओर जाएगा। तो अभी तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ है, यानी कि आईसी यहाँ है। आईसी बढ़ रहा है यानी कि आईसी यहाँ चला गया तो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आईसी बढ़ रहा है यानी कि ये। तो आप लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब हमारा लीकेज करंट बढ़ रहा था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं आईसी के बारे में, सिर्फ लीकेज करंट की बात है। लीकेज करंट आपका तो बढ़ ही रहा था, देखिए यहाँ पर। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा कि चेंज इन ICBO। जब आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चेंज कर रहा है। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चेंज कर रहा है तो आपका लीकेज करंट चेंज कर रहा है, यानी ICBO। तो लीकेज करंट आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए, स्टेबलाइजेशन ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिवाइडर के फिगर हम लोग देखेंगे, उसमें भी कॉमन इमीटर का यूज करेंगे। इसमें RC था, यहाँ पर RE था, यहाँ पर R1 और R2, नीचे आपका ग्राउंडेड है, यहाँ से आपका VCC है। तो यहाँ पर R1 और R2 और यहाँ पर RE, तो इसमें R1 और R2 जो है आपको बाइसिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन RE जो यहाँ पर है वो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइजेशन। तो आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि आपको क्या पूछा जा रहा है आपसे, द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाय। किसके द्वारा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा RE, इमीटर रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू कितना होता है, 500 से 1000 ओम के बीच में होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से था। तो आप लोग याद रखिएगा, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में RE को कंसीडर करके हम लोग स्टेबलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। RE पर कितना हमें RE का वैल्यू होना चाहिए, ये हम लोग फिक्स करके स्टेबलाइजेशन अपना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो R1 R2 इसमें बाइसिंग प्रोवाइड करता है और RE स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड करता है। तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, उसमें आपका जवाब दिया जाएगा क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 10, और कुछ ही देर में आप लोगों को रैंक 3rd जो आए हैं उनका नाम अनाउंस किया जाएगा और उनका कॉलेज। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम लोग एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको रिजल्ट शो किया जाएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ बेस रजिस्टर बायस इज। बेस रजिस्टर आप लोगों को फर्स्ट टाइप बताए थे ट्रांजिस्टर बाइसिंग में, बेस रजिस्टर बाइसिंग मेथड है।
इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है बीटा प्लस 1 के बराबर होता है। राइट आंसर थर्ड होगा। हम लोग देखेंगे कैसे। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू DIB अपॉन DIC। ये आपका स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेस रजिस्टर मेथड में IB जो होता है वो IC से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब IB IC पर डिपेंड नहीं करता है। जब IB IC पर डिपेंड नहीं करता है और यहाँ पर देख रहे हैं IC के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो जब ये इंडिपेंडेंट होता है तो डिफ्रेंशिएशन भी कीजिएगा तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 0। ये तो इंडिपेंडेंट है, तो DI/DIC का वैल्यू 0 हो गया। 0 में बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो नीचे क्या बचा, बीटा प्लस 1 अपॉन 1। तो स्टेबिलिटी फैक्टर बराबर हमारा क्या आया, बीटा प्लस 1। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर बेस रजिस्टर बायस मेथड में कितना होता है, बीटा प्लस 1 होता है। अब आपका समय आ गया है। जो थर्ड रैंक प्राप्त किए हैं इस टेस्ट में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में, उनका नाम और कॉलेज नेम और कितना नंबर लाए हैं वो आप लोगों को तुरंत देखने को मिलेगा। तो देखिए उनका नाम क्या हो सकता है, आप लोग उम्मीद कीजिए, आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या कौन हो सकते हैं। तो थर्ड रैंक सुड्डू नाम है इनका, सुड्डू कुमार, जो GP मधेपुरा के स्टूडेंट हैं, और वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने 14 नंबर लाए। 14 नंबर ला करके इन्होंने थर्ड रैंक को प्राप्त किए। ठीक है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप थर्ड रैंक लाए हैं, सही बात है, लेकिन आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप कम से कम 14 तो नहीं, मतलब और ज़्यादा 16, 17, 18 के पास पहुँचिए और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट रैंक नेक्स्ट टेस्ट में हम ही लाएँ। फर्स्ट रैंक मेरा ही हो, सुड्डू कुमार का। ठीक है, तो आप इसी तरह से मेहनत कीजिए और अपने रैंक को बढ़ाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और कुछ देर में सेकंड रैंक किनका है उनका नाम भी अनाउंस होगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। और चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें क्या था, ट्रांजिस्टर एक्ट एज एम्पलीफायर इन विच रीजन, मतलब आपका जो एम्पलीफायर है वो किस रीजन में, ट्रांजिस्टर जो है वो किस रीजन में एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो आपको पता होगा ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होता है तब वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट एक्टिव। और ये भी जान लीजिए सेचुरेशन और कट ऑफ में ये स्विच की तरफ काम करता है। सेचुरेशन में ऑन स्विच और कट ऑफ में ऑफ स्विच। तो ट्रांजिस्टर 3 रीजन में काम करता है, एक्टिव, सेचुरेशन, कट ऑफ, और एक और रीजन होता है इन्वर्स एक्टिव। हाँ, मैंने तो क्लास में उसके बारे में बताया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन ये एक्टिव, सेचुरेशन, कट ऑफ, ये इस पर आप लोगों को फोकस करना है कि ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है और सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में स्विच की तरफ वर्क करता है। ये एक्टिव रीजन में कब आएगा, जब आपका इनपुट फॉरवर्ड में होगा और आउटपुट रिवर्स में, तब यह आपका एक्टिव रीजन में वर्क करेगा और उस रीजन में ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। स्टेबिलिटी फैक्टर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेबिलिटी फैक्टर का अगर आप लोगों को डिफिनीशन पता होगा तो आप लोगों को ज़रूर इसका आंसर पता होगा और सही कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का डिफिनीशन ही कहता है कि यह इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करेंट टू द चेंज इन लीकेज करेंट विथ बीटा एंड IB कांस्टेंट। चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डेल से, तो डेल को हम लोग डिनोट करते हैं डेल IC अपॉन डेल ICO। ये आपका स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है विथ कांस्टेंट बीटा एंड IB। बीटा एंड IB जब कांस्टेंट रहेगा तब हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं।
और यह डिफिनीसन के अनुसार ही इसका रेशियो होता है, इसका फार्मूला होता है डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ। आई सी ओ करने का मतलब लीकेज करेंट। तो आपका फर्स्ट आंसर सही होगा, डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बाइसिंग मेथड इज यूजुअली यूज्ड। सबसे ज़्यादा बाइसिंग मेथड कौन सा बाइसिंग मेथड यूज होता है? तो सब लोगों को पता होगा कि वोल्टेज डिवाइडर मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होता है। ये भी आप लोगों को प्रूफ किया था मैंने क्लास में। कॉपी देखिए, नोट्स में देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो नहीं है जो आपको नोट्स में नहीं बताया गया है, नहीं पढ़ाया गया है क्लासरूम में। तो ये आपका वोल्टेज डिवाइडर बाइस मेथड का स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग पॉइंट डैश ऑन द एसी लोड लाइन। मतलब ऑप्शन है ऑल्सो लाइज, सेकेंड ऑप्शन है डज नॉट लाइज, थर्ड मे और मे नॉट लाई, और फोर्थ में नॉन ऑफ द एबव। तो ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज करता है कि नहीं करता है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है वो डीसी लोड लाइन और ये लोड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एसी लोड लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट या साइलेंट पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट। तो ये तो डीसी है और ये आपका एसी है, तो डीसी और एसी दोनों पर लाइज कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि द ऑपरेटिंग पॉइंट डैश ऑन दी एसी लोड लाइन। तो ऑल्सो इसका सही आंसर होगा ऑल्सो लाइज, क्योंकि देखिए आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डीसी लोड लाइन पर ही मतलब डिपेंड करता है। जब तक ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक हम उस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे कि मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ है। तो आपका सही आंसर होगा ऑल्सो लाइज होगा कि द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन दी एसी लोड लाइन। बिना एसी लोड लाइन का मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड ही नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इसका सही आंसर ऑल्सो लाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 15 में द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है, कॉमन इमीटर होना चाहिए क्वेश्चन में, और कॉमन इमीटर के अनुसार ही आपका सही आंसर 180 डिग्री इसको करेक्ट किया गया है। जो लोग 180 डिग्री क्वेश्चन टिक आउट किए होंगे उनका सही होगा, तो जिनका गलत है तो वो सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन इमीटर मिसप्रिंट हो गया, मतलब नहीं लिखा गया था, वहाँ पर छूट गया है। तो आप लोग यहाँ पर कॉमन इमीटर कंसीडर कीजिएगा। और कॉमन इमीटर के बारे में पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस कितना होता है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज का। तो कॉमन इमीटर में 180 डिग्री और कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर दोनों में कितना होता है 0 डिग्री। तो आपका राइट आंसर होगा 180 डिग्री। अब कुछ देर में सेकेंड रैंक को भी दिखाया जाएगा कि कौन सेकेंड रैंक प्राप्त किए इस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उनका भी नाम अनाउंस होगा। तो आप लोग बने रहिए और लाइक करते रहिए, जो लोग भी नए जुड़े हैं वो लोग लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.98 देन वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि अल्फ़ा मतलब क्या समझते हैं। आपको टाइम दिया जा रहा है 10 सेकेंड का। अल्फ़ा मतलब क्या समझते हैं, अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा का किसका सिंबल है? सही जवाब है अल्फ़ा को करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोला जाता है, और यह कॉमन बेस में डिनोट किया जाता है। इसको कॉमन बेस के कंडीशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जब निकालते हैं तब वहाँ पर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और कॉमन इमीटर में बीटा से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और कॉमन कलेक्टर में गामा से। तो अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन में आप लोग को याद रखना होगा क्या होता है। आप लोग कॉपी पलटते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इस तीनों रिलेशन के बारे में आप लोग याद रखिए इसमें रिलेशन क्या होता है तीनों में। चलिए, तो आपका क्वेश्चन था कॉमन अल्फ़ा के वैल्यू दिया है 0.98 और बीटा के वैल्यू दिया है 0.4 नहीं सॉरी, बीटा हमें निकालना था। तो हमें बीटा का फार्मूला चाहिए अल्फ़ा के टर्म्स में। तो आप लोग देखे होंगे कि बीटा का फार्मूला क्या है अल्फ़ा के टर्म में। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा।
बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। देखिए ऊपर 0.98 है, ऊपर 0.98 है और 1 माइनस 0.98 कीजिएगा तो आपका आएगा 0.02। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 49। इसमें भी आपको शायद गलत हो सकता है क्योंकि आपको कंसीडर किया गया था आंसर में कि 0.49 आंसर होगा, वो भी मिस्टेक हो गया था, लेकिन आपका राइट आंसर है 49। जिनका ये 49 है वो लोग अपना उसके अनुसार सही कर लीजिएगा कि जो लोग 49 टिक आउट किए होंगे यानी उनका ये एक नंबर बढ़ जाएगा। 0.49 तो हो नहीं सकता है क्योंकि बीटा के वैल्यू कितना से कितना के बीच में लाइज करता है, 20 से 500, 20 से 500 के बीच में लाइज करता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, इसमेमें तो चांस ही नहीं बनता है कि 0.49 होगा या फिर 0 होगा। तो आपका रहा बी और सी यानी कि सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें 49 और 50 है। तो आप लोग देखें यहाँ पर कितना आया और डिवाइड किए तो 49। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 49। चलिए अब सेकंड टॉपर, सेकंड कौन टॉप किए हैं, सेकंड रैंक कौन से लाए हैं स्टूडेंट, उनका नाम क्या है, वो किस कॉलेज से पढ़ते हैं, तो आप लोग अनुमान लगाइए। अब जब ये थर्ड रैंक 14 नंबर प्राप्त किए तो सेकंड रैंक जो लाए होंगे उनसे तो ज़्यादा होगा, या तो 15 होगा या तो 16 होगा 17 होगा। तो 14 से जो लोग ज़्यादा नंबर लाए हैं वो लोग अपने मन में उम्मीद लगा लीजिए कि हम सेकंड टॉपर होंगे। तो पता चल गया क्या आप लोगों को? अच्छा, सेकंड टॉपर देखिए कौन है, कृष्ण कुमार जीपी सीतामढ़ी, और एक और है उनका नाम है आस्था भारती जीपी गया। इन दोनों स्टूडेंट ने 15 नंबर लाए हैं। 15 नंबर ला करके सेकंड रैंक को प्राप्त किए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन था, 20 में ये 15 नंबर लाए, 15 में ये सेकंड रैंक पर आ गए हैं। तो इनसे तो और रिक्वेस्ट है कि जब आप सेकंड आ गए यानी कि फर्स्ट के जस्ट करीब में हैं तो आप लोग अभी से प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो उसमें फर्स्ट रैंक हम लाएंगे। आप लोग उतना तैयारी कीजिए, उतना मेहनत कीजिए कि आप लोग फर्स्ट रैंक लाइए, ठीक है। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। और नहीं तो अगर नहीं उतना मेहनत करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए कि फिर सेकंड से थर्ड पर चल जाइए, फोर्थ पर चल जाइए, कम से कम अपना ये रैंक मेंटेन करके रखिएगा अगर उतना मेहनत नहीं हो पाता है तब, ठीक है। तो चलिए अब कुछ ही देर में फर्स्ट रैंक को भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको फर्स्ट रैंक का भी नाम और ये कॉलेज का नाम बता दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में क्वेश्चन है, ए बीजेटी इज अ डैश कंट्रोल डिवाइस वेयर फेट इज अ डैश कंट्रोल्ड डिवाइस। बीजेटी जो होता है ऑप्शन के अनुसार ये देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ये कौन सा कंट्रोल डिवाइस होता है, बीजेटी या फेट। बीजेटी आपका करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है और फेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। याद कीजिए जब बीजेटी बताए हैं और फेट चालू करने से पहले ही आपको ये बात बताए थे कि बीजेटी जो होता है करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है। कहने का मतलब बीजेटी में जब तक आईबी को हम लोग नहीं देंगे तब तक आईसी आपका नहीं मिलेगा, मतलब ये ट्रांजिस्टर जो एक्टिव मोड में नहीं आएगा। और मतलब कह सकते हैं कि आईसी जो होता है आईबी पर डिपेंडेंट होता है, यानी करंट पर डिपेंड है, तो इसलिए इसको बीजेटी को करंट कंट्रोल डिवाइस बोला गया है। और फेट में कौन कौन सा होता है, ड्रेन, सोर्स और ये गेट, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है, गेट और सोर्स के बीच में क्या वोल्टेज अप्लाई किए हैं इस पर डिपेंड करता है। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस वेयर फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, इसमें पूछा गया था ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय अ। देखिए ट्रांजिस्टर बायसिंग किससे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी डिवाइस नहीं, ट्रांजिस्टर में ये बायसिंग हम लोग किससे प्रोवाइड करते हैं।
तो हम बताए थे बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको दो मेथड है। फर्स्ट तो ये बोल सकते हैं आप लोग बैटरी से कर सकते हैं, बैटरी जो लगा करके उसमें बायसिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर सर्किट लगा करके, सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? बायसिंग सर्किट। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम लोग ट्रांजिस्टर को बायसिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है वो यूज होता है बायसिंग सर्किट, क्योंकि इसमें एक बार सर्किट को कनेक्ट कर देना होता है, लेकिन बैटरी अगर करेंगे तो इसमें बार बार बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें इस वजह से बायसिंग सर्किट को यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बायसिंग सर्किट एक बार ऐड कर दिए आपको, जब तक ट्रांजिस्टर मतलब काम कर रहा है तब तक ये बायसिंग सर्किट चेंज नहीं करना पड़ेगा, और इसका ज़्यादातर यूज होता है बायसिंग सर्किट का। तो इसमें पूछा गया है जनरली प्रोवाइडेड बाई, जनरली की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर बायसिंग सर्किट होगा, नॉट बायस बैटरी। बायस बैटरी से भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर बायसिंग सर्किट होगा। ठीक है, और मात्र दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग फर्स्ट रैंकर को भी जानेंगे कि कौन एडवांस में फर्स्ट रैंक लाएँ। ठीक है, तो थोड़ा देर और इंतज़ार कीजिए और उनका नाम सुन के आप लोग जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में पूछा गया था इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट VCE इज इक्वल टू, क्या होगा? दे भी दिया है VCB प्लस, VCB के बाद क्या होगा? तो आप लोग ट्रांजिस्टर देखेंगे, ट्रांजिस्टर में ये क्या है? ये आपका कलेक्टर है, ये मीटर है और ये बेस है। इसमें क्या होगा? VCE कलेक्टर टू इमीटर बराबर पूछ रहा है, कलेक्टर टू इमीटर, इसके बराबर कौन कौन सा हो सकता है? तो आप देखिए VCB कलेक्टर टू बेस और बेस टू इमीटर, ये दोनों का सम ही तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज होता है। कलेक्टर से लेकर के इमीटर तक कौन सा वोल्टेज होगा? तो कलेक्टर से बेस ये वाला, यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टर टू बेस रीजन, और बेस टू इमीटर। तो आपको दे दिया है कलेक्टर टू बेस दे दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया है? VBE नहीं दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? VBE। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए VBE फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में VC जो होता है VCB और VBE के सम के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट VBE। चलिए अब से लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड। कितना इजी क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसमें तो सिर्फ एक ही नाम दिया है, क्यूसेंट पॉइंट, साइलेंट पॉइंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाँ ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, साइलेंट पॉइंट, ये इसका नाम है। तो आप लोग देखिए कट ऑफ पॉइंट तो होगा नहीं, कभी नाम नहीं सुने होंगे कट ऑफ पॉइंट। देखिए कंफ्यूज करने के लिए सब दिया गया है, कट ऑफ पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, नन ऑफ द अबव, लेकिन आप लोग ऑपरेटिंग पॉइंट में क्या क्या देखें? क्यूसेंट पॉइंट, साइलेंट पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्यूसेंट पॉइंट दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका क्यूसेंट पॉइंट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यूसेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चन था। जो लोग टेस्ट नहीं दिए थे वो लोग भी इस लेक्चर को देख लें, ताकि 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा उनको और उनका सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है, तो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए वो लोग लाइक कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, मतलब सॉरी नेक्स्ट टेस्ट के लिए, ताकि उसमें जो लोग अपने रैंक थर्ड पर है वो सेकंड आए, फर्स्ट लाए, सेकंड जो है फर्स्ट आते हैं, और उनका कॉलेज देखिए प्रियम कुमारी फर्स्ट रैंक लाए हैं, और ये जीपी नवादा के हैं। इन्होंने 20 नंबर में 16 नंबर प्राप्त किया, 20 में 16 नंबर ला करके ये फर्स्ट रैंक को प्राप्त किए हैं। तो आप लोग भी उम्मीद कीजिए सेकंड जो है और थर्ड जो हैं वो लोग भी फर्स्ट रैंक बने, क्योंकि ये तो फर्स्ट आ गए 16 नंबर पे ही, लेकिन इनको अब कोशिश करना है कि 20 नंबर का जब एग्ज़ाम होता है तो हम फर्स्ट ही तो रहें ही रहें, लेकिन मेरा जो स्कोर होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा, 16 से बढ़ा करके 17 करें, 18 करें, 19 करें, 20 में 20 लाने की कोशिश करें, तब जा कर के आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो फिक्स्ड है कि वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं।
तो आप लोग और मेहनत को कंटिन्यू कीजिए और अपना रैंक को इम्प्रूव कीजिए। और सारे सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपको नंबर लाना है, तो सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट में आप लोग उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि एक सब्जेक्ट में देते हैं। ऐसे जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है उस पर तो और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग उसको भी मतलब लेवल में ला सकें, उसमें भी अच्छा नंबर ला दें और ओवरऑल नंबर तब आपका बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त है। अगर किसी को डाउट है सॉल्यूशन में तो वो कमेंट करें, और कमेंट करें, या नहीं तो वो ग्रुप में मैसेज करें जो ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं कि सर इसका सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आया, तो फिर उनको वहाँ पर समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।